अध्यक्ष महोदय जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बहुत सी बातें रखी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बताया जो आने वाली है इनकी, जो आ चुकी है, लागू होगी। मेरा केवल एक छोटा सा सवाल है कि 2017 से लेकर के 2022 में जो एज ग्रुप है 15 साल का, उसमें कितने बच्चों की संख्या बढ़ गई है? 2017 से लेकर के 2022 तक 15 साल के ग्रुप में बच्चों की कितनी संख्या बढ़ गई है? क्या उन बच्चों के भविष्य के बेहतर बनाने के लिए और उनको नौकरी रोजगार दिलाने के लिए आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार, डबल इंजन की सरकार, जो ये कहती है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेशो हमारा ये है, एम्प्लॉयमेंट रेशो नहीं बताते, अनएम्प्लॉयमेंट रेशो ये है, तो वो क्या इन बच्चों की संख्या बताएगी सरकार? मैं अध्यक्ष महोदय माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? और वो इससे संबंधित नहीं, उसकी जानकारी संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए एज ग्रुप में, संख्या क्या? क्राइम करने वाले लोग अपना रहे हैं। क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है आने वाले समय पर कि अभी मंडल के स्तर पर साइबर थानों का निर्माण हुआ 18 का, ये बीते कई सालों पुरानी बातें हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार ने कई साल पहले घोषणा इस चीज की थी कि हर जिला मुख्यालय पर साइबर थाने की स्थापना होगी जिससे लोगों को उसका लाभ मिल सके। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी के पास ही ये विभाग है, आईपीसी के जितने मुकदमे एक साल में दर्ज होते हैं और उनकी जो वृद्धि दर है वो कई बार अलग अलग मुकदमों में घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन जो साइबर क्राइम है ये प्रतिवर्ष 2 से 3 गुनी की तादाद से लगातार बढ़ रहा है और ये लगातार इस तरीके से बढ़ रहा है क्योंकि क्राइम एक जगह से, अपने जिले से, अपने प्रदेश से ही नहीं बल्कि देश के अन्य कोनों से भी ये संचालित किया जा रहा है। इसको डिस्टेंस क्राइम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आप अगर मैं क्वेश्चन पूछूं इस पर तो आजकल आम हो गया है सर, जैसे एक्सटॉर्शन बोलते हैं हम, सेक्सटॉर्शन भी। एक सामने से कोई व्यक्ति आपकी वीडियो कॉल पर आता है और सामने से वो किस तरह की तस्वीर पेश करता है और उसकी फिर फोटो ले ली जाती है और फिर उसके नाम पर एक्सटॉर्शन का मांगा जाता है। मैं सर एक निवेदन करूंगा क्योंकि बहुत गंभीर विषय है। हमारे घर के पास एक व्यक्ति पेंशन पर आया, उसके मोबाइल पर किसी की इस तरह की तस्वीर आई, वो तस्वीर जैसे मोबाइल पर आई उसके बाद दोबारा उसके पास फोन किसी डीआईजी के माध्यम नाम लेकर आया, 7 लाख रुपए सर उससे वसूल लिए। मैंने खुद मेरठ के आईजी महोदय को, एसएसपी महोदय को उसकी सूचना दी। आज तक उस तरह का कोई चीज उसको बेचारे को मिल नहीं पाई। ऐसे हजारों हजार लोग हैं, जितने लोग यहाँ पर सदन में बैठे हैं, करिए 3 मिनट में आप प्रश्न नहीं कर पाए। इतने लोग जितने सदन में बैठे हैं, हर कोई इससे परेशान है, पीड़ित है। मैं से सवाल ये करना चाहता हूं कि जिस तरीके से फर्जी आइडिया बनाकर OLX की खरीद फरोख्त के नाम से जो आपके एक्सटॉर्शन मनी वसूली जा रही है, क्या ऐसे कोई उपकरण या ट्रेंड अधिकारी आने वाले समय पर सरकार की कोई योजना है कि क्या ट्रेंड अधिकारी कोई इस तरह की या उपकरण ऐसे हैं सरकार के पास जिससे उनकी जानकारी जुटा सकें? दूसरा सर, डाटा एक बार आता है फिर वो चला जाता है और डाटा के पुनर्जीवित करने की कोई ऐसी उपकरण, ऐसा कुछ है कि जिससे डाटा उपलब्ध हो जाए? हम लोग 2000 की लूट अगर किसी जिले में हो जाती है तो हजारों, सैकड़ों पुलिस वाले उसके पीछे लग जाते हैं, लेकिन अगर 20 लाख रुपए की भी किसी से
इस तरीके से साइबर क्राइम के माध्यम से पैसे अगर निकाल लिए जाए तो कोई एसएसपी या कोई पुलिस अधिकारी उसका संज्ञान अब अतुल जी प्रश्न करिए, 4 मिनट। मैं तो बस लास्ट करके कर रहा हूं सर। मैं सर ये पूछना चाहता हूं कि क्या कोई नोडल अधिकारी इसके लिए जिले में फिक्स होगा कि जिसकी जिम्मेदारी ये तय हो जाए कि साइबर क्राइम से संबंधित कोई अपराध अगर हुआ तो जो व्यक्ति पीड़ित है उसका मुकदमा दर्ज हो गया या नहीं हुआ, अगर मुकदमा दर्ज हो गया तो उसकी कोई जिम्मेदारी किसी की तय हुई या नहीं हुई, इसके लिए सर क्या कोई नोडल अधिकारी जिले में नियुक्त होगा या नहीं होगा। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बड़ी 5 मिनट आप सिर्फ प्रश्न नहीं लॉ एंड ऑर्डर के माध्यम से सबसे बड़ी दिक्कत है। और जब भी कोई अफवाह की चीज चलती है साइबर क्राइम मतलब सोशल मीडिया या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म से, तो उससे लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी समस्या बिगड़ती है, पूरा क्षेत्र का माहौल खराब हो जाता है। क्या इसकी कोई कार्य योजना सरकार? आभार प्रकट करता हूं पंकज सिंह कि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ से अधिक लोगों से सीधे जुड़े हुए इस ज्वलंत समस्या पर आपने बोलने का अवसर दिया। आदरणीय महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई पर आकर्षित करना चाहता हूं। आज स्थिति यह है कि विगत 5 वर्षों में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन यापन व दिनचर्या के काम में आने वाली वस्तुएं उनके घरेलू बजट से बाहर होती जा रही हैं। बढ़ती महंगाई के कारण जहां पारिवारिक क्लेश, आत्महत्या की घटनाएं, वहीं आपराधिक घटनाओं में भी उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो रही है। यहां तक कि दिनचर्या के खाने की पीने की वस्तु, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, रिफाइंड सरसों का तेल इत्यादि में भी लगभग 36.6% की वृद्धि हुई। वहीं आटा पर भी लगभग 20% की वृद्धि, दूध में लगभग 22% की वृद्धि, डीजल पेट्रोल में लगभग 30% की वृद्धि होने से जहां ट्रांसपोर्टिंग महंगी हुई, इसका असर अन्य चीजों पर भी पड़ा। वहीं बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट, सरिया, मोरम, बालू, गिट्टी पर भी लगभग 28% की वृद्धि हुई है। अगर हम गैस सिलेंडर पर बात करें तो इस पे अकेले लगभग 43% की वृद्धि हुई है। आज स्थिति यह है मान्यवर कि गरीब पुनः लकड़ी से खाना बनाने पर मजबूर हो गया है। काला बाजारी और भ्रष्टाचार बढ़ती हुई महंगाई के मुख्य कारण हैं। इस महंगाई के कारण हर सामान्य लोगों का परिवार और घर चलाना मुश्किल हो गया है। मान्यवर, आज स्थिति अगर हम सब्जियों की बात करें तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में टमाटर की स्थिति यह है कि पूरे प्रदेश के बड़ी कॉलोनियों से लेकर के, प्रतिष्ठित कॉलोनियों से लेकर के छोटी छोटी बस्तियों में लाइन लग रही है। और ये हम नहीं कह रहे, सीएसी की रिपोर्ट कह रही है कि देश में ये पहली बार होगा जब 250 रुपए किलो टमाटर मिल रहा हो। अगर हम टमाटर से अलग भी हट करके बात करें अधिष्ठाता महोदय, तो आज अदरक जो 60 रुपए का मूल्य था एक माह पहले, आज वो 110 रुपए किलो है। अगर लहसुन की बात करें तो वो 55 की जगह 95 रुपए में बिक रहा है। धनिया की बात करें तो वो 28 रुपए की जगह 55 में बिक रहा है। हरी मिर्च की बात करें तो 30 रुपए की जगह में 75 रुपए में। परवल की बात करें तो 35 रुपए के सापेक्ष आज 75 रुपए में। लौकी की बात करें तो 20 रुपए की जगह पे 40 रुपए की। कद्दू की बात करें तो 20 रुपए से बढ़ करके 50 रुपए में। अगर हम आलू की बात करें तो 10 रुपए से बढ़कर 30 रुपए में। शिमला मिर्च की बात करें तो 25 रुपए से बढ़कर के 50 रुपए। मान्यवर, जो गरीब था, गरीब की थाली में अरहर की दाल की कटोरी तो पहले ही गायब हो गई थी, लेकिन जब दूसरा सेशन आया तो मान्यवर आपकी कृपा से सब्जी की कटोरी भी गायब हो गई। फिर गरीब के पास केवल ये बचा था कि वो टमाटर और मिर्च की चटनी बना करके अपना पेट भर लेता था। लेकिन मान्यवर आज 250 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर ने गरीब को उससे भी दूर कर देने का काम किया। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूरे प्रदेश पर ये लागू है। मानव कोई भी गांव आज ऐसा नहीं है कि वहां पर आप आसानी से इस बरसात के दिन में पहुंच सकते हैं। ये लाइन बिछाने के लिए, पेयजल लाइन बिछाने के लिए सारी ग्रामीण सड़कों को तोड़ दिया गया और मान्यवर कई
लंबा समय बीत जाने के बाद भी अभी तक एक भी गांव की सड़क को बनाने का काम नहीं किया गया। ये इसमें बहुत अनुपूरक बनता नहीं है, जो प्रश्न बनता आया है। उसका उत्तर आ मैं गया। दो चीज पूछ इसमें रहा क्या अनुपूरक बनता है? वो मैं सड़क पूछ आप पूछ रहे हो, सड़क बनी है, वो कह रहे हैं बना रहे हैं, बात खत्म। नहीं, सुन लीजिए। इसमें कौन सा आप गली मोहल्ले की सड़क का नाम लोगे, वो थोड़ी संभव है यहाँ वही पर। बता रहा हूँ मालिक। इसमें पूरा उत्तर आ गया, इसमें कोई अनुपूरक बनता नहीं है। अब एक अरे क्या बनता है अनुपूरक? आप बताओ क्या बनता है? वो जबरदस्ती, क्योंकि वर्मा जी हैं, उन्होंने बोलना है, इसीलिए अनुपूरक है। एक प्रश्न मानिए, बताइए। एक प्रश्न मानिए। क्या बनता, बताइए। माननीय माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु पाइपलाइन बिछाए जाने के समय कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य पूर्ण होने के उपरांत हाँ, स्वाभाविक मैं है, माननीय बीच में थोड़ी मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ हाँ, कि कितने समय में सड़कों का मरम्मत कर दिया जाएगा। नंबर एक, कि अगर तोड़ने के बाद लाइन बिछाने के कितने समय में पूरा किया जाएगा। दूसरे मान्यवर, वो मरम्मत का कार्य कौन करेगा? वही जो एजेंसी करेगी। सड़क तोड़ रहा जो विभाग, जो ठेकेदार है, अब कहाँ का है, बंबई का है, कहाँ का है मालूम नहीं मान्यवर, पूरे प्रदेश का उसके आपको ठेकेदार से क्या लेना है? तो उसका जिम्मेदारी किसकी है? और दूसरा, एक मिनट मान्यवर, एक और प्रश्न मान्यवर इसी के साथ, कि कोई एक गांव का नाम बता दें पूरे प्रदेश में जहां पर सड़कें जो विभाग द्वारा जो पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़ी गई है, उस विभाग द्वारा फिर से बनाई गई है। एक ये 3 प्रश्न है। पंकज मलिक, अरे इसे क्या पूछोगे? पुनर्स्थापना के प्रावधान किए गए और इसमें एक बताया गया कि पाइप बिछाए जाने के समय कुछ सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। पाइपलाइन बिछाए जाने का कार्य पूर्ण होने के उपरांत किया जाएगा। मैं पहले कैसे करें? मानिए, देखिए, मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूं। जितने भी गांव में जो पाइप बिछाए गए हैं ग्रामीण सड़कें तोड़कर, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1 साल हो गया, कहीं पर भी जो है सड़कों का मरम्मत नहीं हुआ है। उदाहरण के रूप में मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के गैसी ब्लॉक में 2 गांव बताऊंगा, चतुरनगर है, कठेर है, और पचपड़वा ब्लॉक में 2 गांव बताऊंगा, थारू डंजात बाहुल गांव है, बिशुनपुर विश्राम, नरीबा। इसकी जांच करा लिया जाए। मैं खुद उस गांव में गया था और लोगों ने बताया सड़कें वहां टूटी हुई है, आज तक मरम्मत नहीं कराया गया है। दूसरी बात है मानवर, जो पाइपलाइन बिछाई गई है इतना घटिया स्तर की है, लीक हो जाती है। नतीजा हुआ है कि पानी पाइप तक नहीं पहुंच पाता है। ये जो 4 गांव हमने बताया, इन्हीं 4 गांव का वो भी टेस्ट करा ले, लिख के दे। देखिए हमारे मनवर, लिख के दे। मेरा आपका नाम नहीं है जो है, 10 लोगों का नाम है, 10 लोगों का 10 लोगों का सब कुछ करा लिया। इतने वाटर में आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, 2 3 4 इसलिए कैंसर की बीमारी फैल रही है। 9 लोगों के नाम। पहले इंडिया मार्क का हैंडपंप लगता था, लोग शुद्ध पानी पा जाते थे, वो भी 2014 से बंद कर दिया गया कि हम हर जल मिशन में गाँव घर घर पानी पहुंचाएंगे। वो पहुंच नहीं पा रहा है। निश्चित रूप से जल जीवन मिशन योजना सरकार की अनुपूरक पूछिए, वो तो अच्छी है ही है। योजना है, लेकिन जो सवाल रखा गया है वो केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष का नहीं है। पूरे प्रदेश में जितनी सड़कें हैं, चाहे विधायक प्रदेश में नहीं है, विधायक निधि की बात नहीं हो रही है, जहाँ जहाँ नल बन रहा है पानी डालो वहीं की बात हो रही है। और खुदाई हो रही है, पाइप बिछाने का काम, पाइप पूरी घटिया टाइप की पाइप है, सड़ी गुड़ी है। और निश्चित रूप से ये जल जीवन मिशन योजना के तहत प्रदेश के किसी भी गांव में ये पानी नहीं पहुंचा पाएंगे, ये तो पहुंचाएंगे असंभव है। प्रश्न से पढ़िए, प्रश्न से संबंधित जो प्रश्न हो उसको करिए। मान्यवर महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही गंभीर प्रश्न पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। बिजनौर जिले में चांदपुर तहसील में लगभग 10-12 वर्षों से पानी की बाढ़ आ रही है, गंगा के पानी की, और हर वर्ष कम से कम 5 बार बाढ़ आती है। आज भी बाढ़ आ रही है वहां पर और बुरी तरह से किसानों की फसलों को बर्बाद करके रख दिया है। 2021 में अधिशासी अभियंता अनुसंधान एवं नियोजन खंड मुरादाबाद ने अधिशासी अभियंता अफजलगढ़ सिंचाई खंड धामपुर को पत्र लिखा था
कि 30 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध बनना है। उसके लिए 25 लाख रुपया जो है सर्वे की राशि अवमुक्त करने के लिए लिखा था, जिसके सापेक्ष में 10 लाख राशि अवमुक्त हो गई थी, जिसके सापेक्ष में 16 किलोमीटर का सर्वेक्षण हो चुका है। शेष 14 किलोमीटर बाकी है। 15 लाख की डिमांड की गई है, लेकिन अभी तक वो 15 लाख जो है अभी तक अवमुक्त नहीं हुआ है, इसलिए सर्वे का कार्य अधर में लटका हुआ है। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैंने निवेदन किया था और मैंने अपने दिल को साफ करके कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी को, याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैंने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे जो जीत मिली है केवल इस उससे मिली है कि इस तट का मैं निर्माण कराऊंगा। इतनी खुल के बात जो है मैंने की है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं हुई है। मेरा पूरा अनुपूरक प्रश्न है, क्या सरकार सर्वे के लिए जो 15 लाख रुपए की राशि है, शेष राशि है, उसको मुक्त करेगी? दूसरा प्रश्न है, जहानाबाद से नारनौल तक जो 30 किलोमीटर का बंद है, ये सर्वे कराकर सरकार उस पर तटबंध बनाने का काम करेगी? ये मेरा दो प्रश्न है। जानकारी हो तो बताइए।